जब भी हम विकास की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। चमकती हुई फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बांध, चौड़ी सड़कें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उजड़े हुए घर, छूटी हुई जमीनें और वो लोग जो इस विकास की कीमत चुकाते हैं। आज हम झारखंड की एक ऐसी ही ऐतिहासिक नीति को समझने वाले हैं जिसने विकास और विस्थापन के इस पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो प्रगति है, इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जब बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, बांध बनते हैं, तो कुछ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया ही छोड़नी पड़ जाती है। तो क्या विकास का मतलब हमेशा विस्थापन ही होना चाहिए? और यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो इस नई नीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस इतिहास को समझना होगा जिसने इस नीति को जन्म दिया। एक ऐसी विरासत जहां विकास की चमक तो थी, लेकिन उसके पीछे नुकसान की गहरी परछाइयां भी थीं। देखिए, दशकों तक 1894 और 1957 के पुराने कानूनों के हिसाब से खदानों, बांधों और कारखानों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन ली गई। नतीजा, बड़े पैमाने पर विस्थापन, लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया। साल 2000 में जब एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड बना, तो सबको उम्मीद थी कि शायद अब चीजें बदलेंगी, लेकिन पुरानी समस्याएं वैसी की वैसी ही रहीं। और तब ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब एक मजबूत, समर्पित और नई नीति की जरूरत है। और पता है, सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? समस्या सिर्फ जमीन जाने की नहीं थी। सोचिए, जिन लोगों की जमीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, उन्हीं को उन फैक्ट्रियों में नौकरी तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जरूरी तकनीकी कौशल नहीं था, वो ट्रेनिंग नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी ही जमीन पर हो रहे विकास को बस दूर से देखते रह गए, उसका हिस्सा कभी बन ही नहीं पाए। तो इसी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए, इसी खाई को पाटने के लिए सामने आई झारखंड की आरएनआर यानी पुनर्वास और पुनर्विस्थापन पॉलिसी। तो चलिए देखते हैं क्या था इस नई नीति का वादा। देखिए, इस पॉलिसी का दिल बहुत साफ है। इसका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है, जहां तक हो सके विस्थापन को टालो, कम से कम करो, और अगर किसी को हटाना बहुत ही जरूरी हो जाए तो उन्हें एक निष्पक्ष और अच्छा पुनर्वास पैकेज दो। और सबसे जरूरी बात, ये सुनिश्चित करो कि विस्थापन के बाद प्रभावित परिवारों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो, खराब नहीं। तो ये पॉलिसी सिर्फ मुआवजे के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को फिर से बेहतर बनाने के बारे में है। अब यहाँ एक वाकई बहुत दिलचस्प और ज़रूरी बात है, और वो है प्रभावित परिवार की परिभाषा। ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों की बात नहीं करती जिनकी ज़मीन है। ये मानती है कि खेत में काम करने वाला मजदूर, गांव का कोई कारीगर या कोई छोटा-मोटा व्यापारी, ये सब भी उतने ही प्रभावित होते हैं जितना ज़मीन का मालिक। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, पर कौन योग्य माना जाएगा? यहाँ पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। जो जमीन के मालिक नहीं है, उनके लिए भी नियम है। सामान्य यानी गैर अनुसूचित क्षेत्रों में उन्हें कम से कम 15 साल से वहाँ रहना या काम करना होगा, और आदिवासी बहुल यानी अनुसूचित क्षेत्रों में ये सीमा 30 साल की है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इसकी पुष्टि कोई सरकारी अफसर नहीं, बल्कि ग्राम सभा करेगी, यानी लोगों की अपनी आवाज, उन्हीं का फैसला। तो चलिए, सिद्धांत तो हमने समझ लिए, पर ये नीति असल में जमीन पर काम कैसे करती है? इसका एक्शन प्लान क्या है? आइए अब वो देखते हैं। ये नंबर देखिए, 100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पॉलिसी का सबसे शक्तिशाली ट्रिगर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से 100 या उससे ज्यादा परिवार विस्थापित हो रहे हैं, तो फिर एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA कराना ही होगा। ये अनिवार्य है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी स्विच समझ सकते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बहुत पारदर्शी है। सबसे पहले एक स्वतंत्र एजेंसी SIA रिपोर्ट बनाती है, फिर उस रिपोर्ट पर जन सुनवाई होती है, मतलब लोगों के साथ सीधी बातचीत, उनकी राय ली जाती है। इसके बाद विशेषज्ञ उस रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं, और इन सब के आधार पर ही एक पूरी RNR योजना बनती है, और फिर लाभ दिए जाते हैं। ये सब इसलिए ताकि कोई भी फैसला बंद कमरों में ना लिया जाए। प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रभावित परिवारों को मिलता क्या है? चलिए अब बात करते हैं असल लाभों की और उन सुरक्षा उपायों की जो इस नीति में दिए गए हैं। तो सबसे पहली
और सबसे बुनियादी ज़रूरत घर। अगर किसी का घर जाता है तो ये नीति घर के बदले घर का वादा करती है। ग्रामीण इलाकों में 250 वर्ग मीटर का बना बनाया घर और शहरी इलाकों में 150 वर्ग मीटर का। और हाँ, अगर कोई परिवार घर नहीं चाहता तो उनके पास घर बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता लेने का विकल्प भी होता है। घर के बाद आती है रोजी रोटी यानी आजीविका। और यहाँ पॉलिसी 2 रास्ते देती है। पहला विकल्प, प्रोजेक्ट में ही परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी। और दूसरा विकल्प, अगर कोई नौकरी नहीं करना चाहता तो वो अपना खुद का कोई काम या व्यवसाय शुरू करने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता ले सकता है। ये विकल्प देना असल में लोगों को सशक्त बनाना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नीति में कई और तरह की मदद भी शामिल है, जैसे कि खेती की जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, पशुओं के लिए शेड बनाने के लिए पैसा मिलेगा, कारीगरों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए अनुदान मिलेगा और नए घर तक अपना सामान ले जाने के लिए परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। और ये इस नीति का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। ये साफ साफ कहता है कि अगर किसी कंपनी ने विकास के नाम पर जमीन ली और 5 साल तक उस पर बताया हुआ काम शुरू नहीं किया तो वो जमीन वापस राज्य सरकार को मिल जाएगी। ये जमीन की सट्टेबाजी को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास सिर्फ कागज पर ना हो, जमीन पर भी दिखे। तो अब तक ये तो साफ है कि ये नीति सिर्फ मुआवजे का कोई दस्तावेज नहीं है। ये प्रगति और लोगों के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन इसे लागू कौन करेगा? और यहीं पर बात आती है संतुलन और जवाबदेही की। और जवाबदेही पक्की करने के लिए एक 3 लेयर का सिस्टम है। मतलब अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो प्रोजेक्ट लेवल पर बने सेल में जा सकता है। अगर वहां बात नहीं बनती तो आरएनआर ट्राइब्यूनल है, जिसके पास एक सिविल कोर्ट जितनी ताकत है। और इन सब पर नजर रखने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति भी है। सब कुछ पारदर्शी और सब कुछ सार्वजनिक। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति का अधिभावी प्रभाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह नीति लागू होने के बाद झारखंड में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित सभी पुरानी नीतियां खत्म हो जाती हैं। अब सिर्फ यही नीति चलेगी। यह अतीत से एक साफ और निर्णायक मोड़ है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। ये पॉलिसी कागज पर एक बेहतरीन ढांचा देती है। ये प्रगति और इंसानियत के बीच एक संतुलन बनाने का एक बहुत ही ईमानदार प्रयास लगता है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या कोई भी नीति, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या वो वाकई ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो लोग विकास के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं वे ही उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी बने? इसका जवाब शायद हमें सिर्फ वक्त ही दे सकता है। नमस्कार। सोचिए, कोई इंसान जो हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा हो, उसे समाज में वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? आज हम झारखंड की 2018 की एक ऐसी ही, कह सकते हैं, एक साहसिक कोशिश को समझेंगे। ये थी उनकी सरेंडर पॉलिसी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार करे तो करे क्या? कैसे किसी सशस्त्र बागी को हथियार डालने और दोबारा समाज का हिस्सा बनने के लिए मनाया जाए? ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही जटिल चुनौती है। और पता है, 2018 में झारखंड सरकार ने इसी बड़ी चुनौती का एक, कह सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने की कोशिश की। तो चलिए आज हम इसी प्लान को परत दर परत खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें आखिर था क्या। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि चुनौती आखिर कितनी बड़ी थी, फिर एक नई पॉलिसी की जरूरत ही क्यों पड़ी, सरेंडर करने के लिए शर्तें क्या क्या थीं, और सबसे दिलचस्प, उस नई जिंदगी वाले पैकेज में था क्या, और आखिर में ये सब जमीन पर कैसे उतरना था। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि झारखंड में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या असल में कितनी गहरी और कितनी फैली हुई थी। अब देखिए, सरकार के अपने ही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, मतलब नंबर 1 पर। और ये जो लिस्ट सामने है ना, ये असल में बताती है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। ये 1-2 जिलों की बात नहीं है, ये वो 18 जिले हैं जिन्हें गंभीर रूप से प्रभावित माना गया था। मतलब ये समस्या पूरे राज्य में बहुत गहराई तक फैली हुई थी। लेकिन फिर सरकार के माइंडसेट में एक शिफ्ट आया।
उन्हें इंटेलिजेंस से ये इनपुट मिलने लगे कि बहुत से एक्सट्रीमिस्ट्स अब अपने किए पर पछता रहे हैं और वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और बस यही एक सोच, यही विश्वास इस नई पॉलिसी की नींव बना। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर पुरानी पॉलिसीज में गड़बड़ क्या थी? ऐसा क्या था कि एक बिल्कुल नई पॉलिसी लानी पड़ गई? देखिए, ऐसा नहीं था कि ये पहली कोशिश थी। 2009 में एक पॉलिसी आई, फिर उसे 2012 और 2015 में रिवाइज भी किया गया, लेकिन 2018 में सब कुछ हटाकर एक नई शुरुआत की गई। तो बड़ा सवाल यही है, ऐसा क्यों? इसका जवाब इस कंपैरिजन में छिपा है। जो पुराना तरीका था ना, वो एक तरह से सरकारी भूल भुलैया जैसा था, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत धीमा। जो लोग सरेंडर करना चाहते थे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। लेकिन नए गोल एकदम क्लियर थे। प्रोसेस को सिंपल और फास्ट तो बनाना ही है, साथ ही उसे इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग खुद आगे आए। ओके, तो अब जरा इस पॉलिसी की बारीकियों में चलते हैं। मतलब इसके लिए कौन एलिजिबल था और शर्तें क्या-क्या थी? इस पॉलिसी के दो सीधे सीधे मकसद थे। पहला, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स को सरेंडर करने के लिए मोटिवेट करना, और दूसरा, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उन्हें पैसे और दूसरी मदद देकर समाज में फिर से सेटल करना। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें थीं, और वो भी काफी सख्त। जैसे किसी को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का मेंबर होना चाहिए, और ये बात स्टेट की स्पेशल ब्रांच कंफर्म करेगी। दूसरी बात, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। और सबसे जरूरी, सरेंडर 100% वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के। तो अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे बड़े अट्रैक्शन पर, वो पैकेज जिसका नाम था नई जिंदगी, रिहैबिलिटेशन पैकेज। तो देखिए, पैसों की मदद रैंक के हिसाब से थी। कैटेगरी ए मतलब जोनल कमांडर या उससे ऊपर के रैंक वाले, इनको टोटल 6 लाख रुपए मिलते, जिसमें से 2 लाख रुपए तो तुरंत। और फिर कैटेगरी बी जो छोटे रैंक वाले थे, उन्हें टोटल 3 लाख मिलते, जिसमें से 1 लाख रुपए फौरन। लेकिन ये पैकेज सिर्फ कैश का नहीं था। नहीं, इसका मकसद एक पूरी नई जिंदगी शुरू करने में मदद करना था। तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग थी, घर बनाने के लिए जमीन और पैसा था, फ्री मेडिकल केयर थी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद थी। और वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान 1 साल तक हर महीने 6,000 रुपए का स्टाइपेंड भी था। साथ ही बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सालाना 40,000 रुपए तक की मदद का भी प्रोविजन था। और अब आता है इस पूरी पॉलिसी का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे पावरफुल इंसेंटिव। डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर सरेंडर करने वाले के सिर पर कोई सरकारी इनाम है, तो सरेंडर के बाद वो इनाम की रकम उसी को दे दी जाएगी। जरा सोचिए इस बारे में, जिस आदमी के सिर पर इनाम है, सरकार वही पैसा उसे दे रही है। ये तो बिल्कुल गेम चेंजर था। लेकिन देखिए, पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे लागू ठीक से न किया जाए तो वो बेकार है। तो सवाल ये है कि इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी थी? जवाब था डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन कमेटी, यानी जिला पुनर्वास समिति। और इस कमेटी में जिले के सारे बड़े अधिकारी थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसके चेयरमैन थे, उनके साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और हाँ, स्पेशल ब्रांच का एक मेंबर भी। मतलब ये पक्का किया गया कि जो भी फैसले लिए जाएं, उनके पीछे पूरे जिले की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो। और इस कमेटी का काम सिर्फ फायदे बांटना नहीं था, उनका असली काम था हर एक सरेंडर करने वाले के लिए एक पर्सनलाइज्ड रिहैबिलिटेशन पैकेज बनाना। वो देखते थे कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसमें क्या स्किल्स हैं, वो क्या करना चाहता है। क्योंकि ये बात साफ थी कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करने वाला। तो कुल मिलाकर बात क्या है? प्रॉब्लम थी बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक्सट्रीमिज्म। पुराना सोल्यूशन था धीमा और बेअसर, और जो नया प्लान था वो एक फास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन का वादा कर रहा था। एक ऐसा प्लान जिसका फोकस सजा पर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका देने पर था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इतना बड़ा और लुभावना बेनिफिट पैकेज दशकों से चले आ रहे एक विद्रोह को अंदर से खत्म करने के लिए वाकई काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।